जीव विज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। जी हाँ साथियों, अगर आप पहली यूनिट को पढ़ रहे हैं यानी इकाई एक, साथियों जो लैंगिक जनन होता है ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आपके अध्याय एक कहीं ना कहीं युग्मक का नाम सुना होगा जब भी आप जनन को पढ़ते हैं। स्पेशली जब आप लैंगिक जनन को पढ़ते हैं तो वहाँ पे आपने युग्मक वर्ड सुना होगा। जनन कोड है तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखना और लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। तो आइए प्यारे साथियों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके प्यारे से प्लेटफॉर्म बिहार बोर्ड साइंस विद्याकुल पर। सभी साथियों को नमस्कार, प्रणाम करता हूं। साथियों आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं कक्षा 12वीं जीव विज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। जी हां साथियों, अगर आप पहली यूनिट को पढ़ रहे हैं यानी इकाई एक जनन को पढ़ते हैं तो वहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है लैंगिक जनन। साथियों जो लैंगिक जनन होता है ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आपके अध्याय 1, 2, 3 और 4 इन चारों में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और बच्चों जो लैंगिक जनन होता है इसका जो सबसे महत्वपूर्ण आधार है वो है युग्मक यानी कि गैमीट। आपने कहीं ना कहीं युग्मक का नाम सुना होगा जब भी आप जनन को पढ़ते हैं। स्पेशली जब आप लैंगिक जनन को पढ़ते हैं तो वहां पे आपने युग्मक वर्ड सुना होगा, जनन कोश का सुना होगा या रिप्रोडक्टिव सेल गैमीट का नाम सुना होगा। तो बच्चों ये युग्मक क्या होते हैं, ये बनते कैसे हैं, इनकी विशेषता क्या होती है, इनका कार्य क्या होता है, इन सभी प्रश्नों का उत्तर आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। और ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखना और लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। तो आइए बच्चों देखते हैं युग्मक क्या है। हम इन प्रश्नों के बारे में देखेंगे। युग्मक क्या होता है, व्हाट इज गैमीट, युग्मक की परिभाषा क्या होती है, नर और मादा युग्मक क्या होते हैं, हैप्लॉइड कोशिकाएं इन्हें क्यों कहते हैं और निषेचन में क्या इनकी भागीदारी होती है, इन सब चीजों को हम देखने वाले हैं। तो आइए बच्चों देर न करते हुए एक चीज देखते हैं। अगर हम अपने पहले से पढ़ी चीजों को कुछ याद करें तो हम जानते हैं कि जनन की एक बहुत महत्वपूर्ण विधि होती है, इसको हम लैंगिक जनन कहते हैं या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब ये जो लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है साथियों यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो इसमें दो जनक होते हैं, एक होता है नर और एक मादा। और नर और मादा जो होते हैं उनके अंदर विशेष कोशिका बनती है जिसको हम युग्मक कहते हैं। ये बनती क्यों है? देखो साथियों, कोई भी जीव अगर जनन कर रहा है, एक्स वाई जेड कोई भी जीव है, तो जनन में करता क्या है, प्रत्येक जीव जो भी जनन करता है वो अपने अनुवांशिक पदार्थ को, सिंपल भाषा में बोलूं तो अपने डीएनए को अपनी संतान में भेजता है। मतलब एक हाथी है तो अपने डीएनए को अपने आने वाली संतति में भेजेगा, एक अमीबा है तो वो अपने डीएनए को आने वाली संतति में भेजेगा, एक आम का पेड़ है, एक इंसान है, गाय भैंस कुत्ता बिल्ली कुछ भी है, वो अपने डीएनए को अनुवांशिक पदार्थ को आने वाली पीढ़ी में भेजता है। और इसके लिए वो विशेष कोशिका का इस्तेमाल करने वाला है। अब सवाल ये है कि ये आने वाली पीढ़ी में अपना डीएनए क्यों भेजते हैं? क्योंकि वो डीएनए के अंदर प्रत्येक जीव की समस्त जानकारी होती है और वही जानकारी वो अपने संतान भेजते हैं। यही कारण है कि जनक और संतान एक जैसे होते हैं। अब जनक से संतान के अंदर डीएनए को ले जाने वाली कोई ना कोई कोशिका होगी। अलैंगिक जनन में जो जीव होते हैं जैसे अमीबा हो गया, पेड़ पौधे हो गए, ये अपने शरीर को बनाने वाली कोशिका के द्वारा अपने डीएनए को भेजते हैं किसके अंदर, संतान के अंदर। मतलब उनमें जनन करने के लिए कोई विशेष कोशिका नहीं बनती है। लेकिन अगर लैंगिक जनन की बात किया जाए तो यहाँ पे दो जनक होते हैं। लैंगिक जनन में एक जनक होता है तो वो अपना डीएनए उठा करके संतान में भेज देता है, लेकिन यहाँ पे दो जनक हैं और दोनों जनक को भेजना है, एक मेल है एक फीमेल है। तो आप जानते हैं कि लैंगिक जनन की स्थिति में दो जनक होते हैं और ये जो दोनों जनक होते हैं वो अपनी संतति के अंदर अपना डीएनए भेजते हैं। मान लेते हैं एक मेल है यानी कि पुरुष है, मान लेते हैं बच्चों एक मेल है यानी कि पुरुष है यानी पिता है, और एक फीमेल है यानी कि मदर है, ठीक, मेल फीमेल। अब ये दोनों ही क्या करेंगे, जनन के दौरान, यहाँ पे दो जनक होते हैं तो ये जनन के दौरान क्या करेंगे, अपने संतान के अंदर अपनी अगली पीढ़ी के अंदर क्या करेंगे, अपने डीएनए को भेजेंगे। मान लीजिए यहाँ पे मेल के द्वारा डीएनए गया, अनुवांशिक पदार्थ जाएगा, और यहाँ फीमेल के द्वारा भी क्या होगा, डीएनए जाएगा। अब डीएनए जो होता है किसी कोशिका के द्वारा तो जाएगा, ऐसे हवा में तो नहीं जाएगा। और जो कोशिका में होता है डीएनए वो गुणसूत्रों के रूप में है और गुणसूत्रों की संख्या प्रत्येक प्रजाति में अलग अलग होती है। जैसे अगर मानवों की बात करें तो मानवों में 46 या फिर इसको हम 23 जोड़ी बोलते हैं क्योंकि जोड़ी में होते हैं, 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, बोथ मेल फीमेल दोनों में 46 या 23 जोड़ी क्या होते हैं, गुणसूत्र होते हैं। और जब भी गुणसूत्र जोड़ी में होते हैं बच्चों तो उसको हम कहते हैं डिप्लॉयड यानी कि द्विगुणित अवस्था। इसके लिए शब्द यूज करते हैं 2n। तो जब जोड़ी में होते हैं इसको हम 2n कहते हैं बेटा, 2n कहते हैं। नॉर्मल कोशिकाओं में 2n होता है यानी गुणसूत्र जोड़ी में होते हैं, 2n होते हैं। अब आप खुद सोचिए, अगर मदर और फादर दोनों ही क्या करेंगे, संतान के अंदर अपना डीएनए भेजेंगे,
मान लेते हैं मेल ने संतान के अंदर अपना डीएनए भेज दिया और फीमेल ने अब संतान के अंदर अपना डीएनए भेज दिया, तो 46 मेल की तरफ गया और 46 फीमेल के द्वारा गया, तो 46 प्लस 46 कितना हो जाएगा, आप अगर दोनों का जोड़ करेंगे तो 92 हो जाएगा। यानी संतान के अंदर गुणसूत्रों की संख्या दुगनी हो जाएगी, 46 जोड़ी हो जाएगी, 92 हो जाएंगे। लेकिन दुनिया में किसी भी इंसान के अंदर 92 गुणसूत्र या फिर 46 जोड़ी गुणसूत्र नहीं पाए जाते हैं। तो अब ऐसा क्या करें कि जनक दोनों ही अपने डीएनए को भेज भी दें और संतान के अंदर डीएनए दुगने हो भी ना। तो यही एक तरीका बचता है कि ये दोनों अपने आधे आधे गुणसूत्र को, ये दोनों क्या करें, ये दोनों ही क्या करें, अपने आधे आधे गुणसूत्र को, मतलब मेल के द्वारा 23 गुणसूत्र, 23 गुणसूत्र, 23 जोड़ी नहीं बेटा, केवल 23 गुणसूत्र, और फीमेल के द्वारा 23 गुणसूत्र संतान के अंदर जाए, तो 23 प्लस 23 इज इक्वल टू 46। तो यहां आपकी वो जोड़ी बना लेंगे और एक द्विगुणित संरचना बना लेंगे और 46 गुणसूत्र इन संतान के अंदर चला जाएगा, आधा मेल से आधा फीमेल से। तो यही होता ही है लैंगिक जनन में कि जो नर जनक होता है वो अपने आधे गुणसूत्र को और जो मादा जनक होती है वो अपने आधे गुणसूत्र को संतान के अंदर भेजते हैं और फिर वो वहां पे जाकर संतति के अंदर द्विगुणित हो जाते हैं और पूरे गुणसूत्र बनके तैयार हो जाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि हमारी तो प्रत्येक कोशिका में सिर से लेकर पैर तक की प्रत्येक कोशिका में 46 या 23 जोड़ी गुणसूत्र है, तो ये आधे गुणसूत्र कैसे बनेंगे? तो बच्चों यही कॉन्सेप्ट आता है युग्मक का, यही कॉन्सेप्ट आता है युग्मक का। तो बच्चों यहाँ पे विशेष कोशिका का निर्माण होता है। जो भी जीव लैंगिक जनन करता है, अलैंगिक जनन करने वाले में नहीं पाया जाता है, जो भी जीव लैंगिक जनन करता है उसके अंदर कुछ विशेष कोशिकाओं का निर्माण होता है बच्चों, उन्हें कहते हैं युग्मक। और इन विशेष कोशिकाओं का निर्माण होता है अर्धसूत्री विभाजन से, मियोसिस से। आपने पढ़ा होगा कि कोशिका विभाजन मुख्यतः दो प्रकार का होता है, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। शरीर की प्रत्येक कोशिका में समसूत्री विभाजन होता है, लेकिन जब युग्मक बनता है तो उसमें आधे गुणसूत्र होते हैं। और अर्धसूत्री विभाजन होता है, मियोसिस के द्वारा क्या बनता है, युग्मक बनता है। तो यहाँ पे जनन करने के लिए मेल और फीमेल में चाहे जो जीव है, चाहे पौधा है, चाहे जंतु है, कुछ भी है, उसके अंदर विशेष कोशिकाओं का निर्माण होता है, जिसको हम जनन कोशिका या युग्मक कहते हैं, गैमीट्स कहते हैं बच्चों। तो आपको समझ में आ गया होगा कि युग्मक का कार्य क्या है और युग्मक कब बनते हैं। युग्मक बनते हैं लैंगिक जनन के दौरान, तो यहाँ युग्मक का निर्माण होगा। आइए बच्चों इस युग्मक की परिभाषा देख लेते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि आखिर युग्मक क्या है, इसकी एक परिभाषा बताओ, तो युग्मक क्या है, ऐसे लिखेंगे कि लैंगिक जनन के दौरान, लैंगिक जनन के दौरान ठीक, नर व मादा जनक में, मादा जनन में, जनक में सॉरी, जनक में अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा विशेष कोशिका का निर्माण होता है। विशेष कोशिका का निर्माण होता है। ठीक, यह कोशिका जनन कोशिका या युग्मक कहलाती है, गैमेट्स कहलाती है। तो भैया याद रखना आपको कि ये अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा बनती है, जिसको हम क्या कहते हैं, गैमीट कहते हैं या युग्मक कहते हैं। बच्चों यहाँ पे ड्राइंग भी बनी हुई, इसका डायग्राम बना हुआ है, आप देख रहे हो यहाँ पे एक नर युग्मक है और ये एक मादा युग्मक है। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि लैंगिक जनन करने वाले जीवों में विशेष कोशिका की आवश्यकता पड़ती है, जिसको हम क्या कहते हैं, युग्मक कहते हैं। अच्छा, युग्मक की कुछ विशेषता होती है, क्या विशेषता होती है, ठीक है, ये जो युग्मक होते हैं, युग्मक अगुणित यानी हैप्लॉइड होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, अर्थात इनमें गुणसूत्र
गुणसूत्र आगुणित यानी संख्या में आधे होते हैं, संख्या में आधे होते हैं। तो कोई भी जीव होगा बच्चों, उसके जो युग्मक होंगे उसमें गुणसूत्र आधे होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो एक जीव है, अगर मान लेते बेटा एक जीव है और जीव के अंदर गुणसूत्र की संख्या नॉर्मल कोशिकाओं में 46 है, 50 है, 100 है, तो जब युग्मक होगा तो इसी जीव का जब युग्मक बनेगा, चाहे नर युग्मक चाहे मादा युग्मक, इसमें आधा हो जाएगा। मतलब 23, 50 वाले में 25 और 100 वाले में 50 हो जाएगा। आप समझे? और इसका निर्माण हमेशा अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा होता है। तो आई होप आप ये तो समझ गए कि क्या होता है युग्मक। ठीक है, युग्मक समझ गए बच्चों। अब इधर आओ, आगे देखते हैं बेटा, ये युग्मक का निर्माण कब और कैसे होता है, कब होता है। अगर हम युग्मक निर्माण की बात करें, ये रुक जाओ, अगर हम युग्मक के निर्माण की बात करें कि आखिर ये युग्मक का निर्माण कब होता है, देखो बेटा यहां लिखा है ना बेटा युग्मक का निर्माण। तो युग्मक के निर्माण के ऊपर अगर हम आए कि युग्मक का निर्माण कब होता है, बच्चों जो भी जीव लैंगिक जनन करते हैं उनमें जन्म से ही जनन करने की क्षमता नहीं होती है। क्या आपने देखा है कि एक 2 साल का बच्चा या बच्ची माता पिता बन जाए? नहीं। क्या आपने देखा है एक छोटे से पिल्ले में, यानी कि जो डॉग का बच्चा है वो एक दूसरे डॉग को जन्म दे दे? नहीं। क्या आपने छोटे से आम के पौधे में आम लगते हुए देखा है, बीज लगते हुए देखा है? नहीं। क्यों? क्योंकि जन्म से लैंगिक जनन करने की क्षमता जीवों में नहीं होती है। एक विशेष समय के बाद क्या होता है, जीवों के अंदर युग्मक बनना शुरू होते हैं और तब उनके अंदर जनन की क्षमता आती है। जंतुओं में इस अवस्था को हम किशोरावस्था या जनन अवस्था कहते हैं और पौधों में इसे हम कायिक अवस्था कहते हैं। होता क्या है बच्चों, एक विशेष अवस्था में कुछ परिवर्तन आते हैं। ठीक है, लैंगिक जनन करने वाले जीवों में क्या होता है, लैंगिक जनन करने वाले जीवों में जो भी जीव लैंगिक जनन करते हैं, जीवों में एक निश्चित अवस्था में पहुंचने पर क्या होता है बेटा, युग्मक का निर्माण होता है। इनमें युग्मक का निर्माण होता है। जब एक निश्चित अवस्था में आ जाते हैं तो इनमें युग्मक का निर्माण होता है। ठीक है, जन्म से नहीं होता है। और युग्मक निर्माण की प्रक्रिया चाहे नर के अंदर हो चाहे मादा के अंदर, इसको हम कहते हैं युग्मक जनन। ठीक है, युग्मक निर्माण की प्रक्रिया, युग्मक निर्माण की प्रक्रिया किसी भी जीव के अंदर जब युग्मक बनता है उसे हम कहते हैं युग्मक जनन, यानी गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। युग्मक जनन गैमेटोजेनेसिस कहलाता है। कहलाती है। जैसे कि यहां पे आप देख रहे हो एक नर युग्मक बन रहा है और एक मादा युग्मक। यहां पे आप देख रहे हो पुरुषों के अंदर जब नर युग्मक बनता है उसको दिखाया गया है, आप इसको आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे। और यहां मादा युग्मक बन रहा है, तो नर युग्मक हो चाहे मादा युग्मक, इसके बनने की जो प्रक्रिया होती है इसको हम युग्मक जनन या गैमेटोजेनेसिस कहते हैं बच्चों। और युग्मक जनन कैसे होता है, कुछ जनन अंगों के अंदर होता है। पुरुषों में और महिलाओं में कुछ जनन अंग होते हैं। जैसे पुरुषों में वृषण होते हैं, टेस्टिस होते हैं, और मादा में या महिलाओं में क्या होते हैं, अंडाशय होते हैं, ओवरीज होती है। उसके अंदर अर्धसूत्री विभाजन होगा और अर्धसूत्री विभाजन से क्या बनेंगे, युग्मक बनेंगे। नर के अंदर अर्धसूत्री विभाजन होगा, नर युग्मक जनन, मादा के अंदर अर्धसूत्री विभाजन होगा, मादा युग्मक जनन कहलाएगा। ठीक है, जनन अंगों के अंतर्गत देखने को मिलता है। ठीक, तो ये है युग्मक जनन क्या है, कैसे है। ठीक है, यहां लिख देता हूं, युग्मक जनन जनन अंगों में होता है, जनन अंगों में होता है। और कहां होते जनन, नर जनन अंग वृषण होता है बच्चों, वृषण पुरुषों में अगर बात करें, वह मादा जनन अंग अंडाशय होता है।
ओवरी होता है, अंडाशय होता है। तो मादा जनन अंग क्या होता है? अंडाशय होता है। ठीक, ये ठीक। अगर पुष्प की बात करें, पुष्प में भी बनते हैं युग्मक, लेकिन पुष्प में अलग होते हैं। यहां लिख लेते हैं, पुष्पों में युग्मक निर्माण, बेटा पौधे में पुष्प होते हैं जिसके अंदर युग्मक बनते हैं। युग्मक निर्माण जनन अंग, कौन से जनन अंग होते हैं? पुंकेसर, जिसमें नर युग्मक बनता है। पुंकेसर ये नर भाग है, और स्त्री केसर ये मादा भाग है, में होता है। तो इनमें इसका निर्माण होता है। ठीक, पुष्प की अगर बात करें तो इसमें एक होता है नर युग्मक बनने वाला स्थान, जिसको हम कहते हैं पुंकेसर। जैसे अगर एक फ्लावर का डायग्राम आप देखोगे तो एक फ्लावर में यानी एक पुष्प में आपको देखने मिलेंगे स्पष्ट रूप से नर और मादा युग्मक बनने के स्थल। तो ये पुष्प है, उसकी पंखुड़ियां हैं। अब इसमें क्या है बच्चों? इसमें है ऐसे पुंकेसर, इसमें बनेगा नर युग्मक। और इसी प्रकार से इसमें है स्त्री केसर, जिसमें बनेगा मादा युग्मक। तो इस प्रकार से बच्चों क्या होता है? इस प्रकार से बच्चों निर्माण होता है किसका? युग्मकों का। तो आई होप कि आप समझ गए युग्मक क्या होता है, इसकी आवश्यकता क्यों होती है, इसका निर्माण कहाँ होता है और कैसे होता है, और सूत्री विभाजन के द्वारा होता है बच्चों। ठीक है, अब आओ आगे देखते हैं बच्चों इन इन युग्मकों का निषेचन में क्या रोल है। देखो बच्चों, जब भी लैंगिक जनन होता है उसमें एक नर युग्मक बनेगा, एक मादा युग्मक बनेगा। नर युग्मक बनता है नर के अंदर, मादा युग्मक बनता है मादा के अंदर। तो अभी मान लेते हैं यहाँ पे एक मेल है यानी पुरुष है, और एक फीमेल है यानी कि मादा है। तो अभी क्या होता है, इस नर के अंदर क्या बना है? नर युग्मक। जैसे पुरुषों में बनता है उसे शुक्राणु कहते हैं, नाम दे देते हैं बच्चों। जिससे नर युग्मक बना उसको शुक्राणु कह देते हैं। यहाँ मादा युग्मक बना जिसको हम अंडाणु कह देते हैं, नाम रख देते हैं ऐसे बस। तो नर युग्मक और मादा युग्मक बन गया किसके अंदर? अलग अलग के अंदर बन गया। अब होता क्या है बच्चों, ये जब तक जुड़ेंगे नहीं तब तक संतान का निर्माण नहीं होता है। प्रत्येक जीव जो लैंगिक जनन करता है उसमें नर और मादा युग्मक जब तक जुड़ते नहीं तब तक संतान का निर्माण नहीं होता है। नर के अंदर नर युग्मक बन गया, मादा के अंदर मादा युग्मक बन गया। अब आवश्यकता है इनके जुड़ने की। जैसे एक लड़का एक लड़की है, जब तक वो शादी नहीं करेंगे तब तक वो दंपत्ति नहीं कहलाएंगे, पति पत्नी नहीं कहलाएंगे, चाहे जितनी शादी से पहले उनकी दिखवारी हो जाए, सगाई हो जाए, पर शादी करना तो आवश्यक है ना। वैसे ही भैया नर युग्मक और मादा युग्मक अलग अलग शरीर में बने हुए हैं, जब तक ये जुड़ेंगे नहीं तब तक संतान नहीं बनेगी। तो होता क्या है, ये जो नर युग्मक है ये मादा युग्मक से आकर के जुड़ जाता है, और जब जुड़ते हैं तो आप जानते हैं नर युग्मक कैसा होता है? हैप्लॉइड होता है, अगुणित होता है। ये भी हैप्लॉइड होता है, अगुणित होता है। ये दोनों आकर के जुड़ते हैं। कहाँ जुड़ते हैं? ये मादा शरीर के अंदर जुड़ सकते हैं या मादा शरीर के बाहर भी जुड़ सकते हैं। ये अलग अलग जीवों में अलग अलग होता है, लेकिन जुड़ेंगे जरूर। और जब जुड़ते हैं तो n+n 2n हो जाते हैं। जैसे मान लेते हैं इंसानों में है तो 23 गुणसूत्र इसमें थे, 23 गुणसूत्र इसमें थे, वो जुड़ करके यहाँ पे 46 गुणसूत्र वाली संरचना बनाएंगे। और ये जो संरचना बनेगी निषेचन के बाद, ये प्रक्रिया कहलाती है निषेचन। ये जो नर युग्मक और मादा युग्मक जुड़े हैं, फर्टिलाइजेशन इसे कहते हैं, निषेचन कहते हैं। युग्मकों के संलयन को, संलयन मतलब जुड़ना होता है, युग्मकों के जुड़ने को हम क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। और जब निषेचन हो जाता है बच्चों तो जो पहली कोशिका बनती है उसे कहते हैं युग्मनज। क्या कहते हैं बच्चों? युग्मनज कहते हैं या जाइगोट कहते हैं। तो यहाँ जाइगोट बन जाता है, और ये जो जाइगोट है बच्चों यही आगे चल के क्या करता है? वृद्धि करता है, विभाजन करता है, और बना देता है एक कंप्लीट ऑफ स्प्रिंग संतति बनके तैयार हो जाती है। तो ये कुछ इस प्रकार से चलता है। तो नर और मादा युग्मक के जुड़ने की घटना देखा, नर और मादा युग्मक कितने जरूरी है। संतान तब तक नहीं बनेगी जब तक नर और मादा युग्मक नहीं बनेंगे, और सिर्फ नर और मादा युग्मक को बनना ही नहीं है, इनको आकर के जुड़ना है। जब ये जुड़ जाते हैं तो संतान का क्या होता है? निर्माण होता है। तो यहाँ पे हैप्लॉइड यानी कि एक गुणक जो जनक होते युग्मक होते हैं सॉरी, ये आकर के एक द्विगुणित संरचना बनाते हैं, कोशिका बनाते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम कहते हैं युग्मनज, जो कि 46 गुणसूत्रों वाली संरचना है। अगर इंसानों में देखा जाए द्विगुणित संरचना है, 2n है। ठीक है, तो ये बन करके तैयार हो जाता है, ये बन करके यहाँ पे से तैयार हो जाता है। ठीक, तो ये बन के तैयार है। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। लिख ले बच्चा, इस बात को भी लिख ले। ठीक है, नर व मादा युग्मक
नर व मादा युग्मक संलयन करते हैं तथा इस प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। जनन बोल दिया, निषेचन कहते हैं। ठीक, निषेचन के पश्चात द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है। बच्चों द्विगुणित होता है, एक नंबर खूब पूछता है क्वेश्चन, का निर्माण होता है जो वृद्धि यानी विभाजन करके, आप जानते हैं कोशिका विभाजन द्वारा वृद्धि होती है, विभाजन द्वारा संतान का निर्माण करता है या संतति का निर्माण करता है। आगे चल के तो ये युग्मक का खेल है बेटा। तो ये है बच्चों युग्मकों की बातें, युग्मक क्या है, क्या जरूरत होती है और उनका सिग्निफिकेंस क्या है, क्या उनकी आवश्यकता होती है, निषेचन क्या होता है। बच्चों ये कंप्लीट चीजें आपको बता दी। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया हो कि निषेचन क्या है, युग्मक क्या है, आपने एक एक चीजें समझ ली होगी। तो साथियों इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। आशा करता हूं कि आपको युग्मक क्या है, कहाँ बनते हैं, कैसे बनते हैं, प्रक्रिया को क्या कहते हैं, किस प्रकार के कोशिका विभाजन से बनते हैं, निषेचन क्या होता है, ये आपने जान लिया होगा। ऐसी वीडियो को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए बच्चों। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक सभी साथियों को नमस्कार, प्रणाम, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।